everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। देखिए यहाँ हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण कंटिन्यू चल रही है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है 6th चैप्टर सॉइल यानी मृदा। इसके फर्स्ट 3 पार्ट हमने कर लिए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम करेंगे 4th पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉइल यानी मृदा यानी मिट्टी। सॉइल में हम क्या पढ़ रहे हैं? सॉइल में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी यानी मृदा का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो हमारी आज की जो मिट्टी है वो सबसे पहले हम लेंगे लैटराइट सॉइल को यानी लैटराइट मृदा। लैटराइट सॉइल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? देखिए लैटराइट एक लैटिन शब्द लेटर से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट है। मतलब लैटराइट एक लैटिन वर्ड है, ईंट यानी ब्रिक्स। देखिए ईंट का क्या मतलब होता है लैटिन भाषा में? मतलब लेटर से बना है, तो ईंट को लैटिन भाषा में लेटर कहा जाता है। तो लेटर से ही क्या बना है? ईंट बना है यानी ब्रिक्स बनी है। देखिए ईंट, इसकी ईंट्स वर्ड से हमें ये पता चलता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ईंट जैसी होंगी जैसी ईंट होती है। ये मृदाएं उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। देखिए कहां पर ये लैटराइट सॉइल पाई जाती है? जहां पर ऊंचा तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है और रेनफॉल भी हाई होती है, उन एरियाज में ये लैटराइट सॉइल पाई जाती है। देखिए अगर हम बिना मैप का यूज किए अपने आप इमेजिन करें कि इंडिया में हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल कहां पर पाई जाती है, तो इंडिया में ये पाई जाती है जैसे हमारा वेस्टर्न घाट हो गए, जो वेस्टर्न वाली स्ट्रिप हो गई, उसमें हमारा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल पाई जाती है। जैसे ऊपर असम और मेघालय वाले एरियाज में हाई रेनफॉल पाई जाती है। तो इन एरियाज में कौन सी सॉइल पाई जाती है? इन एरियाज में लैटराइट सॉइल पाई जाती है। ये मृदाएं उष्ण कटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। देखिए जो हमारा जो ट्रॉपिकल रेनफॉल होती है उसके कारण तीव्र निक्षालन, निक्षालन क्या होता है? निक्षालन होता है लीचिंग। देखिए लीचिंग क्या होता है? जब सॉइल पर ऊपर से बारिश गिरती है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो सॉइल के जो सॉफ्ट और चिकने मटेरियल होते हैं, जो फर्टाइल मटेरियल होते हैं, वो क्या हो जाता है? वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, वहां से बह जाते हैं जब बारिश ऊपर से गिरती है। और सेकंड लाइन में क्या बताया गया कि मृदा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं लेकिन लोहे की ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक शेष रह जाते हैं। देखिए चूना और सिलिका ये है सॉफ्ट मटेरियल। जब बारिश ऊपर से गिरती है सॉइल के ऊपर तो जो सॉफ्ट मटेरियल है ये पानी के साथ बह जाते हैं, केवल हार्ड मटेरियल वहां पर बच जाते हैं, जैसे लोहे के ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया और एल्यूमिनियम के कंपाउंड हो गए। तो इस तरह से सॉफ्ट मटेरियल क्या है? वॉश ऑफ हो गया, पानी के गिरने से बह गया और केवल हार्ड मटेरियल वहां पर बच गया। तो आपने कभी ईंट को छूकर देखा होगा, ईंट छूने से कैसी दिखती है? हमें खुरदरी होती है, रफ होती है, और रफ इसीलिए होती है, इसलिए इसको ईंट के साथ डिनोट किया गया है कि सॉफ्ट मटेरियल तो निकल कर चला गया, बह गया, लेकिन जो हार्ड मटेरियल है वो वहां पर रह गया। इसीलिए इस मिट्टी को छूने पर कैसी दिखती है? ये हमें खुरदरी लगती है, इसीलिए इसको ईंट जैसा बोला गया है और इसका कलर भी कैसा होता है? ईंट जैसा होता है। देखिए और क्या पाया जाता है इस मिट्टी में? इसमें उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से खत्म कर देते हैं। कि यहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जब रेनफॉल होती है उसके बाद जब हाई टेम्परेचर होता है तो वो उस एरिया में क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरियाज पैदा हो जाते हैं, या जैसे थर्माफिलिक बैक्टीरियाज हैं तो वो वहां पर पनपने लगते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं? ह्यूमस की मात्रा को उस सॉइल में से बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अगर मिट्टी में ह्यूमस नहीं होगा तो मिट्टी फर्टाइल नहीं होगी, वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से वहां पर क्या है? ये जीवाणु पैदा होते हैं और वो ह्यूमस की मात्रा को खत्म कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम की कमी होती है। देखिए यहाँ पर हैवी रेनफॉल के साथ जो मिट्टी के टॉप लेयर है वो बह जाती है, उसके साथ ऑर्गेनिक मटेरियल नाइट्रोजन, फास्फेट, कैल्शियम ये भी साथ साथ क्या है? वॉश ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह से इन मिट्टियों में इन पदार्थों की कमी होती है। लोह ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है। देखिए हार्ड मटेरियल है इसलिए पानी के साथ नहीं बह पाते, तो इसीलिए इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटाश की मात्रा अधिक होती है।
लैटराइट मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। देखिए जो लैटराइट सॉइल होती है वहां पर हमेशा हैवी रेनफॉल के कारण उसके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो मिनरल कंटेंट है, जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, वो उनकी उसमें कमी होती है, इसीलिए वो मिट्टी कृषि के लायक वहां पर नहीं होती, उपजाऊ यानी फर्टाइल वो नहीं होती। उसको फर्टाइल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब उसको जो एग्रीकल्चर के लिए जब यूज करना है तो उस मिट्टी में क्या डाला जाता है, खाद उर्वरक भारी मात्रा में डाला जाता है, मतलब जो मैन्यूअर जो फर्टिलाइजर होता है वो उस मिट्टी में डाला जाता है, तब कुछ जाके वो मिट्टी हल्की फुल्की क्या होती है, वहां पर प्रोडक्शन होता है, वो एग्रीकल्चर के लिए यूज की जाती है। देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों की फसलों की खेती के लिए लैटराइट सॉइल क्या है, अधिक उपयुक्त होती है। इन एरियाज में लैटराइट सॉइल पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, तो इन एरियाज में क्या है, काजू की खेती सबसे ज्यादा होती है, तो काजू की खेती के लिए ये मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होती है। मकान बनाने के लिए लैटराइट मृदाओं का प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि लैटराइट सॉइल होती कैसी है, मतलब ईंट जैसी होती है, तो इस तरह से उस सॉइल में से ईंट जैसे टुकड़े काट लिए जाते हैं, तो इस तरह से वो क्या है, मकान बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। इस मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। देखिए जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है, वहां के जो उच्च भूमियां है, ऊंचे क्षेत्र है, वहां पर लैटराइट सॉइल का क्या है, विकास हुआ है, वहां पर इसका डेवलपमेंट हुआ है। ये मिट्टी कर्नाटक, केरल, देखिए अगर हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है, ये कर्नाटक में, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम की पहाड़ियों में पाई जाती है। देखिए इस तरह से इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि जिन एरियाज में हैवी रेनफॉल होती है और हाई टेम्परेचर होता है, लैटराइट सॉइल भी वहीं पर पाई जाती है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर ये लैटराइट सॉइल कंप्लीट होती है। देखिए नेक्स्ट हमारी सॉइल आती है शुष्क मृदा यानी एरिड सॉइल। एरिड, इसके नाम से ही हमें ये पता चलता है कि एरिड मतलब एरिड एरिया कहां पर पाया जाता है, एरिड एरिया पाया जाता है राजस्थान में, यानी राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट होता है, जो डेजर्टेड एरिया होता है, वहां पर शुष्क मृदा पाई जाती है, एरिड सॉइल पाई जाती है। इस मृदा का रंग लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। देखिए इसका रंग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। जो इसका रंग जो वेरी करता है वो रेड और ब्राउन के बीच में डिफरेंट शेड अलग अलग स्थानों पर पाई जाती हैं। इसकी कलर में वेरिएशन क्यों होता है, देखिए ये कई बातों पर डिपेंड करता है कि वो सॉइल कितनी पुरानी है, इस बात पर उसके कलर का वेरिएशन होता है, उसका पेरेंट रॉक कैसा है, उसका टेम्परेचर वहां पर कैसा पड़ता है, वहां पर रेनफॉल कैसी होती है, तो कई बात ऐसी होती है जहां पर जो इसकी कलर में वेरिएशन होता है प्लेस टू प्लेस। तो इस तरह से रेड और ब्राउन कलर के बीच में ये रहती है, इसकी डिफरेंट शेड पाई जाती है। ये संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। देखिए अगर हम इसका स्ट्रक्चरल वाइज अगर इसको हम देखें तो स्ट्रक्चर वाइज ये पाई जाती है सैंडी, और नेचर वाइज अगर हम देखें तो नेचर वाइज पाई जाती है लवणीय यानी सैलाइन। देखिए लवणीय क्यों पाई जाती है, सैलाइन, इसमें सैलिनिटी क्यों पाई जाती है, सोल्ट इसमें क्यों पाया जाता है। देखिए जो शुष्क मृदा होता है, जो एरिड सॉइल होती है, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर तो हाई होता है और रेनफॉल कम होती है। जैसे राजस्थान में बारिश कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो जहां पर ये सॉइल पाई जाती है टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या है, वो टेम्परेचर जब उस सॉइल पर पड़ेगा तो जो कभी जो सॉइल वहां पर बनी होगी तो वो सॉइल अलग अलग जो है पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है, यानी सैंडी ग्रेनुअल्स में डिवाइड हो जाती है। तो अलग अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो गई तो जो सॉइल के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो भी क्या है, उसका भी ब्रेकअप हो जाता है, वो भी अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाता है। नेक्स्ट क्या होगा कि वहां पर हाई टेम्परेचर है, रेनफॉल कम है, यानी उस जमीन में, उस सॉइल में मॉइस्चर बहुत कम है, और जितना भी मॉइस्चर है टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो मॉइस्चर भी क्या हो जाता है, उसका भी इवेपोरेट हो जाता है, वो भी मतलब वाष्पीकृत हो जाता है। और फिर नेक्स्ट क्या होता है कि उसका इवेपोरेशन हो गया, टेम्परेचर ज्यादा पड़ रहा है, तो जो सॉइल के नीचे जो वाटर टेबल होती है, जो इवेपोरेशन होता है, वाष्पीकरण होता है, तो सॉइल के नीचे जो वाटर टेबल होती है, उस वाटर टेबल में जो सैलिनिटी होती है, जो सॉल्ट होता है, वो भी क्या है, ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह से एक तो नेचुरली उसमें सॉल्ट था सॉइल में, उसके बाद नीचे की वाटर टेबल का भी सॉल्ट उसमें आ गया, तो इस तरह से कई फैक्टर्स यहाँ पर एक साथ काम करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो मिट्टी बहुत खारी हो जाती है, उसमें सैलिनिटी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से वो संरचना में स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो आपको रेत के कण जैसी मिलेगी, जैसे बालू रेत होता है, बलुई
सैंडी सॉइल आपको मिलेगी। अगर हम उस नेचर वाइज देखें कि उसमें नेचर कैसा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या क्या है, तो नेचर वाइज वो पाई जाती है लवणीय, यानी सैलिनिटी उसमें ज्यादा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इसके पानी को वाष्पीकृत करके नमक बनाया जाता है। देखिए, आपने राजस्थान में सांभर लेक का नाम सुना होगा। सांभर लेक किसके लिए प्रसिद्ध है? वहां पर क्या किया जाता है, वहां से नमक बनाया जाता है। तो कई जगहों पर नमक की मात्रा यानी सॉइल में इतनी ज्यादा सैलिनिटी बढ़ जाती है, इतना ज्यादा सोल्ट कंटेंट उसमें बढ़ जाता है, तो वहां के जो पानी, जो उसका मॉइस्चर थोड़ा बहुत जो होता है, उस मॉइस्चर को जब इवेपोरेट कर लिया जाता है, वाष्पीकृत कर लिया जाता है, तो वहां पर क्या बचता है, नमक बचता है। तो इस तरह से कई जगहों पर नमक की मात्रा जहां पर ज्यादा होती है, वहां पर पानी को इवेपोरेट करके नमक बनाया जाता है। फिर नमक के साथ क्या, नमक जो वहां पर निकलता है, उसके बाद उसके साथ प्रोसेसिंग होती है। बहुत सारी प्रोसेसिंग होने के बाद वो नमक कहां पर आता है, मार्केट में आता है, उसका हम यूज करते हैं। तो इस तरह से नमक बनाया जाता है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण करने के कारण इन मृदाओं में नमी और ह्यूमस कम होता है। देखिए, शुष्क जलवायु है, गर्मी ज्यादा है, वहां पर बारिश कम होती है, तापमान हाई है, टेम्परेचर हाई है, और तीव्र गति से, देखिए जब टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन भी जो तेज गति से होगा, एसिलरेट वो ज्यादा होगा। तो इसके कारण क्या होगा, इन मृदाओं में नमी की मात्रा कम होती है, मॉइस्चर कम होता है और ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है। इसमें नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होता है। देखिए, जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, जो नाइट्रोजन होता है वो अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट पाया जाता है उसमें, और फास्फेट सामान्य मात्रा में पाया जाता है। इस तरह से दो न्यूट्रिएंट उसमें पाए जाते हैं, और कलर उसका होता है रेड से ब्राउन के बीच में। इस तरह से जो उसकी स्ट्रक्चर होता है वो सैंडी होती है। नेचर वाइज अगर हम देखें तो वो सैलिनिटी उसमें ज्यादा होती है। देखिए, नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण नीचे के संस्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। कि हमने पहले जब मृदा की डेफिनेशन देखी थी कि किस तरह से मिट्टी का विकास होता है, कैसे मिट्टी बनती है, तो हमने होरिजन पढ़े थे, ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, उसके नीचे हमारी पेरेंट रोक थी। तो इस तरह से जैसे ए होरिजन, बी, सी, नीचे क्या है हमारी पेरेंट रोक। तो इस तरह से ये अलग अलग संस्तर थे, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, ये हमारी क्या है, पेरेंट रोक है। तो इसने क्या बताया है कि जैसे जैसे चूने की मात्रा नीचे बढ़ने, देखिए ये पेरेंट रोक हो गई, यहाँ पर क्या है, हमें इस टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और जो ये बी हमारा जो संस्तर है, होरिजन है, यहाँ पर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण जो नीचे के संस्तर है, जैसे जो बी संस्तर है, वहां पर कंकड़ों की परतें जम जाती हैं। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्युअल्स ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक, जो क्या करते हैं, पानी को अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होने देते, नहीं कर पाते, और मृदा की तली संस्तर में कंकड़ों की परतें बनने के कारण पानी का रिसाव सीमित हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो ग्रेन्युअल्स होते हैं, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं, यहां से तो पानी अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, लेकिन इधर इस परत में आने के बाद क्या है, ये पानी अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता, केवल यहीं तक पेनिट्रेट कर पाता है। तो इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि किसी, जैसे मार्बल का कोई पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर अगर हम मिट्टी रख दें और ऊपर से पानी डालेंगे तो वो मिट्टी के अंदर तो पानी जाएगा, लेकिन जो नीचे मार्बल का पत्थर हमने रखा है उसमें से पानी आर पार नीचे नहीं हो सकता। तो वही बात यहाँ पर है। तो पानी इन मटेरियल्स में, तो इन सैंड ग्रैन्युल्स में तो नीचे आ जाता है, लेकिन ये जो अंदर वाली इसका जो बी होरिजन है, वहां पर ये अंदर तक पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, और उसके कारण क्या होता है कि पानी का रिसाव सीमित हो जाती है, जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर है वो यहाँ पर कम हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन मृदाओं में पौधे सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। देखिए, यहाँ पर जो पौधे यानी जो फसल उगाई जाती है, उनके लिए क्या है, ये पानी किस किस में रहता है, ऊपर वाली लेयर्स में रहता है, नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए यहाँ पर क्या है, सिंचाई हो जाती है। इन मृदाओं में पौधे सतत वृद्धि के लिए नमी सदा उपलब्ध। नमी उपलब्ध कैसे रहेगी, क्योंकि जो नमी है वो नीचे तक नहीं जा पाती, ऊपर वाली लेयर में रहती है। तो इस तरह से
ये जो ऊपर वाली लेयर है इसमें नमी सदा उपलब्ध रहती है और इस तरह से सिंचाई के लिए वो काम आती है। अगर नॉर्मली हम इस एरिड सॉइल को देखें तो ये अनुर्वर होती है, मतलब ये फर्टाइल नहीं होती, इसमें ह्यूमस कम होता है, जीव पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो इस तरह से टोटली अगर हम देखें तो इस मृदा में थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है, वो इसी कारण होता है कि नीचे यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स में नीचे तक पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता, ऊपर ऊपर रह जाता है, वही मॉइस्चर इस सॉइल में पाया जाता है। बाकी अगर हम देखें तो टोटली ये सॉइल क्या होती है, अनुर्वर होती है। इसमें फसलों की जो हल्की फुल्की जो खेती की जाती है वो किससे खेती की जाती है, इसमें जो मैन्योर जो फर्टिलाइजर होते हैं वो डालकर यहाँ पर खेती की जाती है। देखिए नेक्स्ट आती है हमारी लवण मृदा यानी सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल क्या होती है? सेलाइन सॉइल वो सॉइल होती है जिसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है। देखिए इससे पहले हमने जो एरिड सॉइल पढ़ी थी, एरिड सॉइल में भी क्या था, सॉल्ट कंटेंट थे, लेकिन उसमें इतने ज्यादा सॉल्ट कंटेंट नहीं होते, मतलब वो पूरी तरह से सेलाइन नहीं होती जितनी ये सेलाइन सॉइल होती, मतलब ये टोटली इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा रहता है। ऐसी मिट्टी को देखिए, ये जो मिट्टी होती है इसमें सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, बिल्कुल खारी होती है। ऐसी मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ऊसर मतलब देखिए, ऊसर हमने पढ़ा था जब एंशिएंट पीरियड में सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया था, तो उसमें 2 टाइप से सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ था, ऊसर और उर्वर, यानी फर्टाइल और सेट्राइल। तो ऊसर सेट्राइल का क्या मतलब है, अनफर्टाइल, जो फर्टिलिटी जिसमें ज्यादा नहीं होती, जो उपजाऊ नहीं होती, तो ऐसी मिट्टी को ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। ये उपजाऊ क्यों नहीं होती वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए लवण मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये जो सॉल्ट कंटेंट है इसमें इनका जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का। तो इस तरह से क्या है, जब ये सॉल्ट कंटेंट इसमें ज्यादा होते हैं तो ये भूमि, ये मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं हो पाती, ये अनुर्वर होती है। देखिए सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होने से क्यों उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि अगर इस सॉइल में, इस भूमि में अगर कोई बीज उगाया जाए, कोई क्रॉप उगाई जाए, तो वो सीड क्या है, अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता इन कंटेंट के साथ, क्योंकि जो सॉल्ट कंटेंट है ये उस बीज को, उस सीड को क्या है, ग्रोथ नहीं करने देते, उसको जर्मिनेट नहीं होने देते। तो इस तरह से ये मिट्टी पूरी तरह से अनुर्वर होती है, अनफर्टाइल होती है, और उसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग सकती, मतलब कोई भी वेजिटेशन ग्रोथ इसमें नहीं हो सकती। देखिए जो सेलाइन सॉइल होती है, जो सैलिनिटी होती है, जो सेलाइन सॉइल होती है, वो एक तरह से नेचर होता है सॉइल का, सेलाइन नेचर, सैलिनिटी है, सेलाइन है, सॉल्टेड है, तो ये एक तरह से सॉइल का नेचर होता है। देखिए सेलाइन सॉइल कहीं भी पाई जा सकती है, जैसे एलुवियल सॉइल में अगर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो जाए किसी कारण से, तो हम कहेंगे कि वो एलुवियल तो है, जलोढ़ मृदा तो है, लेकिन उसमें क्या है, सैलिनिटी है। इस तरह से सेलाइन सॉइल एक प्रॉपर सॉइल नहीं होती, किसी भी सॉइल में सैलिनिटी बढ़ सकती है किसी भी कारण से, तो उस सॉइल को भी हम क्या बोलेंगे, जैसे एलुवियल सॉइल को बोलेंगे कि एलुवियल तो है लेकिन उसमें क्या हो गया, सैलिनिटी बढ़ गई, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, सेलाइन सॉइल बोलेंगे। तो इस तरह से सेलाइन एक टाइप का क्या है, सॉइल का नेचर है। इसमें किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं उग सकती, वेजिटेशन ग्रोथ क्यों नहीं हो सकती। देखिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सॉल्ट कंटेंट, इस सॉल्ट कंटेंट क्या है, इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए इसमें क्या है, क्रॉप नहीं उग सकती, कोई ट्री नहीं उग सकता, कोई सीड नहीं उग सकता। लेकिन हम देखेंगे कि जो हमारा वेस्ट बंगाल में जो सुंदरवन का डेल्टा है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मतलब बिल्कुल वो सॉल्टेड एरिया होता है सारा। जो हमारा लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट है, वहां पर टोटली जैसे समुद्र का पानी होता है, समुद्र का पानी क्या है, लवणीय होता है, उसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है, फिर भी वहां पर मैंग्रोव वन उगते हैं। देखिए कुछ शीट्स ऐसे होते हैं, हमारे जो नॉर्मल शीट्स हैं, जो हम क्रॉप्स हैं, हमारे पेड़ हैं, तो नॉर्मल शीट्स ऐसे हैं जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते उस एनवायरमेंट में, मतलब उस सैलिनिटी के साथ अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन कुछ शीड ऐसे होते हैं, जैसे हमारा मैंग्रोव वन के शीड हैं, वो शीड ऐसे होते हैं जो अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं सैलिनिटी के साथ में, मतलब उसका जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो सॉल्ट कंटेंट के साथ भी क्या है, ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से किसी भी प्रकार की वनस्पति वहां पर नहीं हो सकती। लेकिन क्या है, अगर हम मैंग्रोव वन को देखेंगे सुंदरवन के डेल्टा के पास, तो वहां पर सॉल्ट कंटेंट के साथ भी मैंग्रोव वन क्या है, वहां पर ग्रो कर रहे हैं। शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए शुष्क जलवायु कौन सी होती है, जो एरिड हमारी क्लाइमेट होती है, वहां पर क्या है, टेम्परेचर ज्यादा होता है और रेनफॉल कम होती है।
टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वहां का जो इवेपोरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा और वहां पर जो सॉल्ट कंटेंट है वो वहीं पर रह जाएंगे। तो इस तरह से इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण, शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण भी उसमें क्या है, लवणों की मात्रा उस सॉइल में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है। खराब अफवाह क्या है, देखिए जैसे कहीं पर पानी इकट्ठा हो गया, उस पानी इकट्ठा होने के कारण, पानी इकट्ठा तो हो गया लेकिन उसका निकलने का रास्ता नहीं है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम वहां का ठीक नहीं है। तो ड्रेनेज सिस्टम अगर खराब होगा तो पानी वहीं पर रह जाएगा। उस पानी का क्या है, इवेपोरेशन होने के बाद जो उसके अंदर जो कंटेंट है, जो मिनरल कंटेंट है, जो सॉल्ट कंटेंट है, वो वहीं पर रह जाएंगे। तो इस तरह से शुष्क जलवायु और खराब अफवाह के कारण भी लवणों की मात्रा सॉइल में दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। ये मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क और जलाक्रांत अनूप क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए ये मिट्टी कहां कहां पर पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क, मतलब जो शुष्क और अर्धशुष्क एरियाज होते हैं, और जलाक्रांत मतलब जो वाटर लॉग्ड एरिया होते हैं, और अनूप क्षेत्र जैसे मैंने अपना लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट बताया था, तो इन एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। जैसे हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में भी क्या है, ये मिट्टी पाई जाती है। और जैसे हमारा रन ऑफ कच्छ है गुजरात में, तो उधर भी ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए ये जो हमारा कोस्टल एरिया जहां पर नदियां डेल्टा बनाती है, देखिए डेल्टा बनाती है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सैलाइन सॉइल कैसे पाई जाती है, क्योंकि अगर जो नदियां आती हैं वो तो अपनी नदियों का पानी तो खारी नहीं होता, लेकिन जब यहाँ पर जो हमारा सी है वो क्या करता है, पानी उसका अंदर तक पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब अंदर तक पर्कुलेट करता है पानी। और जब पानी अंदर तक आता है तो क्या हो जाता है, जो सॉइल, जो समुद्र के पानी की जो सैलिनिटी है वो भी इन एरियाज में ऊपर परतों के रूप में वो सैलिनिटी यहाँ पर जम जाती है। तो इस तरह से जो कोस्टल एरिया हमारा होता है वहां पर भी सैलाइन सॉइल पाई जाती है। जलाक्रांत यानी जो वाटर लॉग्ड एरियाज होते हैं, मतलब जहां पर पानी इकट्ठा रहता है, पानी के निकलने का रास्ता नहीं होता, उन एरियाज में भी, वाटर लॉग्ड एरियाज में भी सैलाइन सॉइल पाई जाती है। और अनूप क्षेत्रों में जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन के डेल्टा में, तो इस तरह से इन एरियाज में सैलाइन सॉइल पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें कि इसकी संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक है। अगर हम इसका संरचना देखें, अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसे पाई जाती है, कहीं पर ये सैंडी सॉइल के रूप में पाई जाती है, कहीं पर ये लोमी सॉइल के रूप में पाई जाती है। मतलब थोड़ा थोड़ा इसमें क्या है, वेरिएशन होता जाता है सैलाइन सॉइल में। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, मतलब चूना जो लाइम होता है और नाइट्रोजन, ये दो न्यूट्रिएंटों की इसमें कमी पाई जाती है। लवण मृदाओं का अधिक प्रसार पश्चिमी गुजरात, देखिए कहां कहां पर सैलाइन सॉइल फैली हुई है, देखिए कहां पर फैली हुई है, पश्चिमी गुजरात। ये जो गुजरात का बिल्कुल जो वेस्ट वाला पार्ट है, बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट है, वहां पर सैलाइन सॉइल पाई जाती है। और पूर्वी तट के डेल्टा, ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर जो ये महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियां आती हैं, यहाँ पर सैलाइन सॉइल पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन क्षेत्रों में, यहाँ पर जो हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ के सुंदरवन क्षेत्रों में सैलाइन सॉइल पाई जाती है। देखिए इन एरियाज में सैलाइन सॉइल क्यों पाई जाती है, देखिए यहाँ पर भी हमारा सी लगता है, इधर भी सी लगता है, इधर भी सी लगता है, यहाँ पर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। तो जो समुद्र का पानी होता है वो कैसा होता है, सैलिनिटी उसमें भरी हुई होता है, लवणीय होता है, नमकीन होता है। तो इस तरह से जब इन एरियाज में अंदर तक पानी पेनिट्रेट करता है समुद्र का, इन एरियाज के अंदर तक जाता है, इधर भी यहाँ पर अंदर तक जाता है, इधर भी अंदर तक जाता है, तो उसके चलते क्या हो जाता है, उन एरियाज में क्या है, एक नमक की परत जम जाती है, लवणीय वो भूमि हो जाती है, सॉइल हो जाती है। तो इस तरह से ये जितने भी हमारा कोस्टल लाइन के जो एरियाज हैं वहां पर ये लवण मृदा यानी सैलाइन सॉइल पाई जाती है। कच्छ के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं, जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। देखिए यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों लिया गया है, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है, बारिश है। बारिश अगर ऊपर से गिरेगी तो बारिश का पानी तो सैलिनिटी उसमें नहीं होती, बारिश का पानी बिल्कुल प्योर होता है, मीठा होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का देखिए बारिश का पानी मीठा होता है, आप उसको पी भी सकते हो, उसमें कोई सैलिनिटी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून लेने का इसका मतलब ये है कि कच्छ के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण कैसे आते हैं, जब कच्छ के रन में इधर जब दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है तो यहाँ का जो सी लेवल है, ये सी लेवल क्या है, राइज हो जाता है। सी लेवल के राइज होने से वाटर भी ऊपर तक आ जाता है, और वो वाटर क्या है, अंदर के एरियाज में पेनिट्रेट करता है, इंट्रूड हो जाता है इंटीरियर लैंड में। तो जब ये अंदर पानी आएगा सी का मतलब इसका
समुद्र का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर क्या है, नमक के कण जमा हो जाएंगे। मतलब जो यहाँ का जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी लवण की, नमक की। तो पानी के साथ सी लेवल ऊपर होने से जो समुद्र का पानी है वो इंटीरियर लैंड में इंक्लूड करता है, उसके कारण यहाँ पर क्या बताया गया है कि एक पपड़ी के रूप में वहां की ऊपरी सतह पर क्या है, जमा हो जाते हैं नमक के कण। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो डेल्टाई एरियाज हैं, इन एरियाज में क्या होता है, समुद्र के जल के भर जाने के कारण, मतलब जो समुद्र का जल लहरों के साथ जब अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता है, परकुलेट होता है, तो वहां पर लवण मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है। अगर पानी अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर क्या नमक के कण उस एरियाज में जम जाएंगे और क्या करेगा, वो लवण मृदा यानी सैलाइन सोइल को क्या है, बढ़ावा मिलेगा वहां पर। तो इस तरह से इन एरियाज में सैलाइन सोइल पाई जाती है और इस तरह से सैलाइन सोइल क्या है, बढ़ती जाती है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या होता है। अत्यधिक सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में, विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों, मतलब जो हमारा पंजाब हरियाणा का क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में उपजाऊ जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय हो जाती हैं। इसके साथ हम दूसरी लाइन को भी पढ़ेंगे, फिर दोनों को एक साथ समझेंगे कि शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिससे नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि केशिका क्रिया, यानी केशिका क्रिया क्या होती है। केशिका क्रिया यानी जो कैपिलरी एक्शन होता है। देखिए इसको हम समझेंगे, मान लीजिए ये हमारी अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस है, यहाँ पर हमने कोई क्रॉप उगाई है और इसकी जड़ें जो रूट्स हैं वो नीचे तक फैली हुई हैं। जमीन के अंदर यहाँ पर क्या है, हमारे लवणीय कंटेंट है, मतलब जो हमारे सॉल्टेड कंटेंट हैं, और यहाँ पर क्या है, सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट गिर रही है। तो केशिका क्रिया में क्या होता है, कैपिलरी एक्शन में क्या होता है, जब इस एरिया में, मतलब जहां पर ये क्रॉप उगाई गई है, इस एरिया में जब ज्यादा एक्सेस में इरिगेशन होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई होती है, जमीन में से पंप आउट किया जाता है, जब यहां से अधिक मात्रा में पानी लिया जाएगा, पंप आउट किया जाएगा, तो उसके साथ साथ ये जो हमारी सॉल्ट कंटेंट है ये भी क्या है, ऊपर की तरफ आ जाएंगे जमीन पर, और पानी निकला बाहर, पानी के साथ सॉल्ट कंटेंट बाहर निकले, उसके साथ ऊपर जब ये सनलाइट से यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब सूरज की रोशनी गिरने से, सूरज की किरणें गिरने से यहाँ पर जो वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण के साथ यहाँ से पानी निकला, ऊपर से वाष्पीकरण हो रहा है, तो इवेपोरेशन के साथ पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये सॉल्ट कंटेंट है ये यहाँ से निकलकर कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पर जमा हो जाएंगे। देखिए पानी उड़ गया, सॉल्ट कंटेंट है गए, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो इस चीज में यही बताया गया है कि अत्यधिक सिंचाई, यानी अगर एक्सेस में हम इरिगेशन करेंगे तो वहां पर गहन कृषि क्षेत्रों में, जहां पर जैसे पंजाब हरियाणा के क्षेत्र, वहां पर अच्छी क्या है, एग्रीकल्चर की जाती है, इंटेंस वहां पर एग्रीकल्चर की जाती है, इंटेंसिव। तो विशेष रूप से हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में जलोढ़ मृदाएं भी लवणीय हो जाती है। देखिए यहाँ की जलोढ़ मृदा है, एल्युवियल सॉइल है, लेकिन नीचे जो सॉल्ट कंटेंट है जब वो ऊपर चला जाएगा तो जलोढ़ मृदा भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्युवियल सॉइल भी किसमें बदल जाएगी, सैलाइन सॉइल में बदल जाएगी। तो अत्यधिक सिंचाई इसका क्या है, कारण है एल्युवियल सॉइल को सैलाइन सॉइल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सारा जो एक्शन होता है इसको क्या कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन। अगर हम डेफिनेशन देखें कैपिलरी एक्शन की, तो एक्सेस इरिगेशन और इवेपोरेशन के कारण जब सॉल्ट कंटेंट ग्राउंड वाटर से ऊपर वाले लेवल पर आ जाते हैं, इस ग्राउंड वाटर से अपर लेवल पर आ जाते हैं सॉल्ट कंटेंट एक्सेसिव इरिगेशन और इवेपोरेशन के कारण, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको केशिका क्रिया कहा जाता है, कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। तो शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है। देखिए यहाँ पर इरिगेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, ड्राई क्लाइमेट है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, सनलाइट ऊपर से गिरी, इवेपोरेशन साथ साथ हो रहा है, ये सॉल्ट कंटेंट निकलकर कहाँ चले गए, ऊपर चले गए, ऊपर वाली जो अर्थ सरफेस की जो ऊपर वाली लेयर है वहां पर जमा हो गए। तो शुष्क जलवायु वाली दशाओं में अत्यधिक सिंचाई केशिका क्रिया को बढ़ावा देती है, जिससे नमक कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर बढ़ जाता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत पर नमक जमा हो जाता है, सॉल्ट कंटेंट जमा हो जाते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में विशेषकर पंजाब हरियाणा में मृदा लवणता की समस्या से निपटने के लिए
जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। देखिए जो हरित क्रांति वाले एरियाज हैं, जैसे हम पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, सैलिनिटी ज्यादा बढ़ जाने के कारण, उस सैलिनिटी को खत्म करने के कारण क्या यहाँ पर एक जो समस्या को निपटने के लिए क्या यहाँ पर डाला गया है कि जिप्सम। देखिए मिट्टी में जिप्सम डालना, जिप्सम क्या होता है, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट होता है। अगर मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाएगा तो जो वहां का जो सॉल्ट कंटेंट है जो पहले से ही डिसॉल्व है उस मिट्टी में, तो सॉल्ट कंटेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उस मिट्टी के ऊपर हम पानी गिराएंगे तो पानी गिराने से जो सॉल्ट कंटेंट है वो ऊपर आकर वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, वहां से बह जाएंगे, और वो मिट्टी एज अ मतलब कैसे ट्रीट की जाएगी, वो मिट्टी मतलब उसको एग्रीकल्चर में भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह से पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने के लिए उस मिट्टी में क्या डालने की सलाह दी जाती है कि जिप्सम भी डाल सकते हैं, वहां पर हम लाइम भी डाल सकते हैं, चूना भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से जिप्सम और चूना अगर मिट्टी में डाला जाएगा तो वो जो उसमें पहले से डिसॉल्व जो सोल्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर जब पानी पड़ेगा तो वो जो नमक ऊपर आकर वो वॉश ऑफ हो जाएगा और वो लैंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वो एक एग्रीकल्चर लैंड, हम उसको एज एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं। देखिए सैलाइन सॉइल के बाद नेक्स्ट हमारी मिट्टी आती है, सॉइल आती है पीठ में मृदा यानी पिटी सॉइल। पिटी सॉइल ज्यादातर फुट हिल्स में पाई जाती है, जो पर्वतों के गिरिपथ होते हैं उन एरियाज में ज्यादातर ये मिट्टी पाई जाती है। और ये मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वनस्पति की अधिकता होती है। देखिए इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि जो पिटी सॉइल होती है वो एक फर्टाइल सॉइल होती है, उसमें जो मिनरल और न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वो ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर वेजिटेशन ग्रोथ अच्छी होती है, भारी बारिश वाले एरिया में पाई जाती है और जहाँ पर ह्यूमिडिटी भी हाई होती है। इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो सॉइल होती है फर्टाइल सॉइल होती है, इसमें जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो मृदा को ह्यूमस और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। देखिए अधिक मात्रा में जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें पाता है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो मिट्टी है उसमें क्या है, ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाएगी और जो जैव तत्व है उसकी मात्रा भी इस मिट्टी में ज्यादा पाएगी, अधिक फर्टाइल पाएगी, वेजिटेशन एग्रीकल्चर यहाँ पर अच्छा होता है। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। देखिए इस मिट्टी में जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं अधिक मात्रा में 40 से 50% तक इस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं, इतनी फर्टाइल होती है ये सॉइल। ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की, अगर इसका कलर देखें हम तो डार्क ब्लैक इसका कलर होता है। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती है। देखिए अनेक स्थानों पर कई स्थानों पर ये मिट्टी फर्टाइल होने के साथ साथ क्षारीय भी होती है, मतलब अल्कलाइन भी होती है। ये बिहार के उत्तरी भाग कहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। देखिए बिहार के उत्तरी भाग मतलब फुटहिल्स हो गया, ये उत्तरांचल भी फुटहिल्स हो गया, इस तरह से बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग मतलब जो साउथ वाला पार्ट है, जो फुटहिल्स वाला पार्ट है उत्तराखंड का, उत्तरांचल का, उन एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है और उड़ीसा तमिलनाडु में देखिए इन एरियाज में ये सॉइल पाई जाती है। इस सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस सॉइल में जो पानी है वो अंदर तक पेनिट्रेट नहीं हो पाता, पर्कुलेट नहीं हो पाता, इसलिए जो सॉइल का जो ऊपर वाली लेयर है वो दलदली मतलब गीली होती है, पानी अंदर तक नहीं जा पाता। इस कारण से ये सॉइल क्या है, अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये सॉइल हैवी होती है क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से जो पिटी सॉइल है वो फर्टाइल सॉइल होती है, भारी बारिश और हाई ह्यूमिडिटी वाले एरियाज में पाई जाती है और बिहार का जो उत्तरी भाग है, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग है, उड़ीसा तमिलनाडु, इन एरियाज में ये मिट्टी पाई जाती है। वेजिटेशन ग्रोथ भी यहाँ पर ज्यादा होती है। देखिए सॉइल की क्लासिफिकेशन में हमारी लास्ट सॉइल आती है वन मृदा यानी फॉरेस्ट सॉइल। इसको फॉरेस्ट सॉइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पाई जाती है फॉरेस्टेड एरियाज में। देखिए जैसे ये हिमालय वाला जो हमारा रीजन है, पूरे हिमालय रीजन में कैसे सॉइल पाई जाती है, फॉरेस्ट सॉइल यानी वन मृदा। देखिए हमने पूरे इंडिया में सॉइल का अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन देखा कि कहाँ कहाँ पर सॉइल किस किस टाइप की पाई जाती है। तो जो ये फॉरेस्टेड सॉइल है यानी जो वन मृदा है ये केवल हिमालय रीजन में पाई जाती है, इसीलिए इस सॉइल को फॉरेस्ट सॉइल के साथ साथ माउंटेन सॉइल भी कहा जाता है। यानी अगर एग्जाम में आपको फॉरेस्ट की जगह पे माउंटेन सॉइल लिखा पाए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि फॉरेस्ट सॉइल ही माउंटेन सॉइल होती है और माउंटेन सॉइल ही फॉरेस्ट सॉइल होती है। देखिए ये मिट्टी पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती है।
मतलब यहाँ पर जो पर्याप्त वर्षा मतलब जो अच्छी बारिश जहाँ पर होती है उन एरियाज में यानी पूरे फॉरेस्टेड एरियाज में पाई जाती है वन मृदा। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। देखिए जो हमारा माउंटेन वाला जो एनवायरनमेंट है उसी एनवायरनमेंट में ये एग्जिस्ट करती है, वहीं पर ये बनती है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन और संरचना बदलती है। देखिए इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि पर्यावरण में परिवर्तन, एनवायरनमेंट में चेंज कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई पहाड़ी या पहाड़ है हिमालय रीजन में, इसमें जो इसकी फुट हिल्स हैं यहाँ पर पाई जाएगी हमें ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट, और जो इसका ऊपर वाला एरिया है यहाँ पर हमें पाई जाएगी टेम्परेट टाइप की क्लाइमेट। तो इस तरह से जब क्लाइमेट में चेंज होता है तो वहां के एनवायरनमेंट में भी चेंज होगा, और उसके अनुसार मृदा का गठन और संरचना यानी मिट्टी का टेक्सचर और उसका स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर दूसरे टाइप की हमें मिट्टी मिलेगी, यहाँ पर दूसरे टाइप की मिट्टी मिलेगी। मतलब इस मिट्टी की और इस मिट्टी का जो टेक्सचर और जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस मिलेगा एनवायरनमेंट में चेंज के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदा का गठन और उसकी संरचना बदलती है। घाटियों में ये दोमटी और पांशु पाई जाती हैं और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कण वाली पाई जाती है। देखिए स्लाइड में क्या बताया गया है कि घाटियों में यानी जो ये यहाँ पर फुट हिल्स में जो ये घाटियां होती हैं, यहाँ पर दोमटी यानी लोमी और पांशु मतलब सिल्टी और लोमी ये मिट्टी घाटियों में पाई जाती है। घाटियों में सिल्टी और लोमी मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि जब पहाड़ी एरिया पर जब बारिश होती है तो यहाँ की जो सॉफ्ट मिट्टी होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है, जो सिल्टी मिट्टी होती है, वो बारिश के साथ बहकर कहाँ आ जाएगी? इन घाटियों में आ जाएगी। मतलब जो पतले महीन जो कण होते हैं, सिल्टी सॉफ्ट चिकनी मिट्टी नीचे बहकर घाटियों में आ जाएगी, और ऊपरी ढालों पर ये मोटे कण वाली होती है। देखिए जो सॉफ्टनेस होती है मिट्टी की, सारी जो टॉप लेयर होती है वो बहकर कहां पर आ गई? घाटियों में आ गई। और यहाँ पर जो मिट्टी बचेगी वो कैसी बचेगी? वो मोटे कण वाली बचेगी, यानी जो कोरस ग्रैंड होते हैं उस टाइप की मिट्टी, यानी जो रफ मिट्टी होती है वो सॉइल यहाँ पर बचेगी। तो इस तरह से घाटियों में दोमटी मिट्टी क्यों पाई जाती है? क्योंकि बारिश के साथ ये जो स्लोप, इसका खड़ा स्लोप है, ये बिल्कुल बारिश के साथ मिट्टी सीधा कहाँ आएगी? घाटियों में आएगी। तो इस तरह से घाटियों में सिल्टी और लोमी मिट्टी पाई जाती है, और जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपरी ढाल है, वहां पर पाए जाते हैं मोटे कण यानी कोरस ग्रैंड पाए जाते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इस मृदा का अनाच्छादन होता रहता है और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं, और निचली घाटियों की मृदा उर्वर होती है। देखिए इस स्लाइड में क्या बताया गया है कि हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र जो स्नोफॉल वाले एरियाज होते हैं हिमालय के, उसमें भी स्नोफॉल होने के कारण क्या है, वहां पर भी मिट्टी का इरोजन मतलब मिट्टी नीचे की तरफ खिसकती रहती है, तो वहां पर मिट्टी का अनाच्छादन होता रहता है, यानी डेनुडेशनल जो प्रोसेस है स्नोफॉल वाले एरियाज में भी मिट्टी के साथ चलता रहता है। तो वहां पर जब मिट्टी नीचे की तरफ सरकेगी, टॉप लेयर नीचे की तरफ आएगी, तो वहां पर मिट्टी की अम्लीय और कम ह्यूमस वाली मिट्टी होती है। मतलब जो एसिडिक मिट्टी वहां पर रह जाती है और कम ह्यूमस, क्योंकि टॉप लेयर नीचे की तरफ आई तो उस मिट्टी में क्या है, फर्टाइल एलिमेंट कम रहते हैं, ह्यूमस की मात्रा कम रहती है। और निचली घाटियों की मृदा उर्वर होती है। निचली घाटियों की मृदा उर्वर, मान लीजिए यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नोफॉल के चलते मिट्टी नीचे, ऊपरी जो टॉप लेयर है वो नीचे की तरफ खिसकेगी, और सारा जो फर्टाइल एलिमेंट है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, मिनरल कंटेंट है, वो नीचे घाटियों में आ जाएंगे। इसलिए घाटियों की मिट्टी कैसी पाई जाएगी? उर्वर पाई जाएगी, यानी फर्टाइल पाई जाएगी। देखिए हमने सारी सॉइल पढ़ी, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण, प्रकृति, फसलों, पौधों, वनस्पति के अंकुरण और उनकी वृद्धि के लिए अति आवश्यक है। देखिए जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसका टेक्सचर, उसकी क्वालिटी, उसका नेचर क्रॉप्स के लिए, पौधों और वेजिटेशन के अंकुरण के लिए, मतलब उसकी जर्मिनेशन के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर मिट्टी ठीक होगी तो हमारी वेजिटेशन भी वहां पर अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी। मिट्टी फर्टाइल होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा। मृदाएं भी जीवित तंत्र होती है। देखिए इसको जीवित तंत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि मिट्टी में भी क्या होता है, दूसरे प्राणियों की तरह वो विकसित होती है, डेवलप होती है,
क्षय होता है, उसका डीके होता है और निम्नीकृत होती है, मतलब उसका भी डिग्रेडेशन होता है। कहीं पर मिट्टी बन रही है, कहीं पर मिट्टी का इरोजन हो रहा है, कहीं पर मिट्टी का डीके हो रहा है। तो इस बातों को लेकर मिट्टी को भी क्या है, एक जीवित तंत्र के रूप में माना गया है। यदि सही समय पर इनका उपचार किया जाए तो उनमें भी सुधार हो सकता है। देखिए, अगर हमें लग रहा है कि किसी एरिया की मिट्टी का क्या है, इरोजन ज्यादा हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो रही है, जैसे खेतों में क्या है, जो मैन्यूर फर्टिलाइजर होता है वो अधिक मात्रा में डाला जाता है ताकि मतलब जो प्रोडक्शन अच्छा हो, लेकिन उसके चलते क्या होता है कि मिट्टी की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। इस तरह से अगर हम उसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट करें, मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म होने से बचाएं, तो क्या होगा, उसमें भी हम सुधार ला सकते हैं, फिर से उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और वहां पर अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं नेचुरली रूप से। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। देखिए, सॉइल क्लासिफिकेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मृदा अवकर्षण यानी सोइल डिग्रेडेशन। देखिए, एक होता है सोइल डिग्रेडेशन और एक होता है सोइल इरोजन। सोइल डिग्रेडेशन और सोइल इरोजन में बहुत डिफरेंस है। देखिए, जो डिग्रेडेशन होता है उसमें पूरी की पूरी सोइल क्या है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी सोइल खराब हो जाती है। लेकिन जो सोइल इरोजन होता है उसमें क्या है, सोइल में क्या है, कट्स लग जाते हैं, मतलब सोइल का कटाव हो जाता है, उसका अपरदन हो जाता है। तो इसके ये जो मृदा अवकर्षण है, जो सोइल डिग्रेडेशन, ये ब्रॉड सेंस में इसकी जो है, इसमें पूरी की पूरी मृदा खराब हो जाती है। देखिए, मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जाता है। मृदा की जो उर्वरता होती है, जो उसकी फर्टिलिटी होती है, वो पूरी तरह से क्या है, खत्म हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है। देखिए, जो पोषण स्तर, जो इसका न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो पूरा का पूरा डाउन चला जाता है। यहाँ पर किसी भी टाइप की क्या है, कोई भी वेजिटेशन नहीं उग सकती, इतने डाउन तक इसका न्यूट्रिशन स्टेटस गिर जाता है। और अपरदन और दूसरे उपद्रवियों के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। देखिए, उसके इरोजन के कारण और उसका जो दूसरी टाइप से जो मिसयूज किया जाता है उसके कारण उसकी जो क्वालिटी भी और उसकी क्वांटिटी भी दोनों क्या है, कम हो जाती हैं। भारत में मृदा संसाधनों के अक्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण है। देखिए, जो मिट्टी के जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी अक्षय का जो सोइल रिसोर्सेज होते हैं उसके डीके होने का मुख्य कारण क्या है, सोइल का डिग्रेडेशन होना, सोइल का खराब होना, सोइल का खत्म होना। मृदा अवकर्षण की दर भू आकृति, पवनों की गति, वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न है। ये जो सोइल डिग्रेडेशन है वो किस तरह से प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, चेंज होता है। एक भू आकृति मतलब लैंडफॉर्म कैसा है वहां का, और दूसरा क्या है कि पवनों की गति, जैसे विंड डायरेक्शन, विंड की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, मतलब कितनी स्पीड से हवाएं वहां पर चल रही है, किस स्पीड से वहां पर पवन चल रही है, उसकी मात्रा के आधार पर। और वर्षा की मात्रा मतलब वहां पर रेनफॉल कैसी है, हाई रेनफॉल है, मीडियम रेनफॉल है या लो रेनफॉल है। तो इस तरह से ये कई कारक है, कई फैक्टर्स है जिससे प्लेस टू प्लेस जो सोइल डिग्रेडेशन है वो वेरी करता है। इस तरह से कि जो सोइल डिग्रेडेशन होता है वो एक ब्रॉड सेंस में होता है कि पूरी की पूरी सोइल खराब हो गई। तो सोइल डिग्रेडेशन में और सोइल इरोजन में बहुत फर्क है। देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन की। सोइल डिग्रेडेशन हमने देखा, नेक्स्ट हमारा है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है, मृदा के आवरण का विनाश मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा का आवरण यानी जो मिट्टी की जो लेयर होती है, जो ऊपर वाली टॉप लेयर होती है, उसका विनाश हो जाना, उसका वॉश ऑफ हो जाना, रनिंग वाटर के साथ वो बह जाना, उसको कहा जाता है मृदा अपरदन यानी सॉइल इरोजन। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक प्रक्रियाएं और मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं। देखिए स्लाइड में क्या बताया गया है कि बहते जल यानी जो रनिंग वाटर है और जो विंड वेलोसिटी है यानी पवन। देखिए अपरदनात्मक कारक कौन कौन से होते हैं, जो मिट्टी को यानी मिट्टी को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, कौन कौन सी कारक होते हैं, जैसे बहता जल, जैसे हमारी रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, दूसरा पवन। तो इस तरह से ये कारक क्या होते हैं, ये कारक मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। तो इस तरह से इनके कारण भी क्या है, लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। जैसे डेजर्टेड एरिया है वहां पर इन पवनों की चलती, जैसे वहां पर पवन ज्यादा कार्य करती है, जैसे पवन वहां पर चलती है तो
एक जो रेत के टीले होते हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, वो एक स्थान से उठकर इतनी तेज हवा वहां पर चलती है तो सैंड ड्यून्स उठकर दूसरी जगह पर जाकर बन जाते हैं। तो इस तरह से ये जो कार्य है ये अपरदनात्मक कार्य हैं, अपरदनात्मक कार्य करते हैं। तो इनकी इन प्रक्रियाओं से और मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं। देखिए इस लाइन में ये बताया गया है कि एक स्थान से जैसे हवा ने या पानी ने वहां की मिट्टी को बहाकर ले गए हो, तो वो मिट्टी कहीं ना कहीं जाकर तो वहां वो एस्टेब्लिश होगी, जमा होगी। तो अपरदनात्मक क्रिया वहां हो गई जहां से मिट्टी उठाई गई पवन के द्वारा या रनिंग वाटर के द्वारा, और मृदा निर्माणकारी वो स्थान हो गए जहां पर वो मिट्टी उन्होंने जाकर डाली है। तो अपरदनात्मक क्रिया यानी उसका मिट्टी का फॉर्मेशन और मिट्टी का इरोजन, फॉर्मेशन और इरोजन, ये दोनों कार्य एक साथ चलते हैं। कहीं से मिट्टी उठाई गई है, कहीं पर मिट्टी को डाला गया है, तो फॉर्मेशन और इरोजन ये दोनों प्रोसेस क्या है, साथ साथ चलते हैं, साथ साथ घटित होते हैं। इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। देखिए बैलेंस इसलिए बना रहता है क्योंकि कहीं से उठाई है, कहीं पर डाली है, तो मिट्टी का फॉर्मेशन, इरोजन, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बैलेंस बना रहता है। धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही रहती है कि मिट्टी की परत के कणों के जुड़ने की होती है। देखिए धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर, हटी कहां से, जहां से मिट्टी का इरोजन हुआ, जहां से मिट्टी को उठाया गया रनिंग वाटर के द्वारा या फिर विंड के द्वारा, तो कणों के हटने की दर वही रहती है जो मिट्टी की परत के कणों के जुड़ने की दर है। परत के कण जुड़ना मतलब जहां मिट्टी को डिपॉजिट किया गया है वहां पर मिट्टी, मतलब उनका जो बीच का जो बैलेंस है वो सेम रहता है। धरातल के सूक्ष्म कणों के हटने की दर वो रहती है और वहां पर मिट्टी का, जहां मिट्टी को डिपॉजिट किया गया है वो दर भी, ये दोनों चीजें क्या है, सेम रहती हैं। कई बार मानवीय और प्राकृतिक प्रक्रियाओं में ये संतुलन बिगड़ जाता है जिससे मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। देखिए कई केसेस में क्या होता है कि मानवीय और प्राकृतिक यानी मैन्युअल और नेचर, मतलब जो नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक होता है, इन दोनों के कारण कई बार मृदा का अपरदन बढ़ जाता है। देखिए मानवीय कारकों द्वारा, जो ह्यूमन बींग्स द्वारा जो प्रोसेस किए जाते हैं मृदा अपरदन के बढ़ाव के लिए, वो कैसे किए जाते हैं, जैसे पूरा का पूरा जो वन है, जो फॉरेस्ट है, उसको उन्होंने अपना साफ कर दिया, उसने अपने सेटलमेंट बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा फॉरेस्ट साफ कर दिया। तो फॉरेस्ट अगर साफ हुआ, वहां से जो वन है वो वनों की जड़ें वहां से निकल गई, पेड़ों की जड़ें, रूट्स धरती में से निकल गई, तो क्या हो गया, वहां की जो सॉइल होती है वो ढीली हो जाती है, लूज हो जाती है, जिसके चलते पूरे एरिया में क्या है, हवा के द्वारा या फिर वहां पर बारिश होती है उसके द्वारा पूरे एरिया में क्या है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है। तो इस तरह से कई बार जैसे पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। तो मानवीय और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा ये संतुलन कई बार बिगड़ जाता है जिससे मृदा अपरदन की दर बढ़ जाती है। देखिए जो सॉइल का इरोजन है वो तो बढ़ जाता है, लेकिन जो सॉइल फॉर्मेशन है वो कम हो जाती है। कई केसेस में ऐसा होता है कि कहीं पर सॉइल इरोजन ज्यादा हो जाता है लेकिन जो सॉइल का डिपोजिशन है वो कम होता है। तो इस तरह से क्या है कि मानवीय और प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा भी ये संतुलन, जो इसका संतुलन है, जो इसका बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है जिससे मानवीय बस्तियां कृषि, पशुचारण और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और दूसरी प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। देखिए जो सॉइल इरोजन है उसके जो ह्यूमन बींग्स जो कार्य करते हैं सॉइल इरोजन के लिए, वो कौन कौन सी कारण है। देखिए जनसंख्या जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी उसके साथ साथ क्या है, ह्यूमन बींग्स को अपना सेटलमेंट भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो सेटलमेंट एक्सपेंड करेंगे तो उसको क्या है, वनों को साफ करना पड़ेगा यानी जंगलों को काटना पड़ेगा। तो भूमि की मांग, देखिए जब परिवार बढ़ेगा, जब फैमिली बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसको रहने के लिए क्या है, घर की जरूरत भी होगी। तो इसके चलते पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सेटलमेंट बढ़ने के साथ साथ क्या है, वनों को साफ किया जाता है अपनी सेटलमेंट को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। तो इस तरह से मानवीय बस्तियां यानी जो ह्यूमन जो हमारी बस्तियां होती हैं कृषि, एग्रीकल्चर में, पशुचारण यानी जो ग्रेजिंग हमारे ग्राउंड होते हैं, जो पेस्चर लैंड होती हैं, और दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन और दूसरी प्राकृतिक वनस्पति यानी फॉरेस्टेड एरियाज को, और दूसरी जो हमारी जो नेचुरल जो वेजिटेशन है उसको साफ कर दिया जाता है ह्यूमन के कारण यानी आदमियों के रहने के कारण। तो इस तरह से इसके चलते सॉइल इरोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के तो शक्तिशाली कारक है। देखिए
सॉइल इरोजन, मृदा को हटाना हटेगी कब? जब उसके ऊपर कोई प्रोसेस होगा। प्रोसेस कौन करेगा? या तो विंड करेगी या वाटर करेगा। तो मृदा को हटाने और उसका परिवहन करने यानी उसका इरोजन कैसे होता है उस पर प्रोसेस किया जाता है। जैसे हवा अपने साथ उसको सॉइल को बहा कर ले गई, अपने साथ उड़ा कर ले गई, तो वहां से क्या होगी? मृदा हट गई, उसका परिवहन उड़ाकर जब साथ लेके जा रही है तो उसका वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट हो गया। और डिपॉजिट कहां जाकर करेगी? वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि हवा की स्पीड कितनी है, पवन कितनी स्पीड से चल रही है। तो मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल यानी विंड और वाटर, ये दो अपरदनात्मक प्रक्रियाएं हैं। इनके द्वारा ये दो शक्तिशाली मतलब जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर हैं, ये जो सॉइल इरोजन को करते हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। पवन द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में होता है। देखिए जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, जैसे जो राजस्थान है उसका वेस्टर्न पार्ट है, तो उन एरियाज में पवन अधिक मात्रा में कार्य करते हैं क्योंकि वहां क्या है? तेज हवाएं चलती हैं और पवन द्वारा अपरदन इन क्षेत्रों में होता है, जिसके कारण जो डेजर्टेड एरिया में जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो आपको देखा कि पहले दिन सैंड ड्यून्स यहाँ था, अगले दिन सैंड ड्यून्स क्या उठकर दूसरी जगह पर चला गया। तो उसके पीछे कार्य कौन करता है? उसके पीछे विंड कार्य करती है। हवा अपने साथ बालू के रेत के कणों को बहाकर मतलब उड़ाकर ले जाती है। भारी वर्षा और खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में अपरदन बहते जल द्वारा होता है। देखिए जो भारी वर्षा जिन एरियाज में होती है और वहां पर अगर फॉरेस्टेड एरिया है तो उसकी जो जैसे खड़ी ढाल है, ये जो खड़ी ढाल है इस पर क्या होता है? खड़ी ढाल वाले क्षेत्रों में अपरदन बहते जल द्वारा होता है। इस खड़ी ढाल पर जब बारिश होगी तो इस बहते जल के कारण यहाँ की जो मिट्टी है उसका इरोजन होकर वो कहाँ आ जाएगी? नीचे वाले एरियाज में आ जाएगी। तो इस तरह से जो एरिड और सेमी एरिड एरियाज हैं उस वहां पवन के द्वारा, और जहां भारी बारिश वाले एरियाज हैं और जो खड़ी ढाल वाले जो स्लोप होते हैं वहां पर वर्षा के द्वारा उन क्षेत्रों में क्या है? सॉइल इरोजन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है इसमें? जल अपरदन दो रूपों में होता है। देखिए जल से अपरदन यानी जो वाटर से जो इरोजन होता है सॉइल का वो दो तरह से होता है। एक आता है परत अपरदन यानी शीट इरोजन, और सेकंड आता है अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन। शीट इरोजन और गली इरोजन क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम शीट इरोजन को समझेंगे कि परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है। देखिए जो शीट इरोजन होता है वो कैसी लैंड पर होता है, कैसे सॉइल पर होता है? जो स्थलाकृति जो लैंडफॉर्म प्लेन एरिया होता है, जहां पर समतल भूमि होती है, प्लेन एरिया होता है, उन एरियाज में शीट इरोजन कैसे होता है? इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता। देखिए जब ये प्लेन एरिया है यहाँ पर जब बारिश पड़ेगी तो उससे क्या होगा? इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो पूरी की पूरी सॉइल क्या है? पानी में बह जाएगी। तो इस तरह से इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई नहीं देता। देखिए मान लीजिए ये जो टॉप लेयर है ये पूरी की पूरी क्या हो गई? बह गई। तो और ये नीचे वाली लेयर रह गई, तो हमें आसानी से ये दिखाई नहीं देगा कि यहाँ पर कोई इरोजन हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा ऊबड़ खाबड़ एरिया होगा तो हमें जैसे यहाँ पर गड्ढा हो गया इरोजन के कारण, यहाँ पर गड्ढा हो गया तो हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पर इरोजन हुआ है। लेकिन प्लेन एरिया में पूरी की पूरी टॉप लेयर ऊपर से बह जाती है तो वो क्या है? आसानी से दिखाई नहीं देती, लेकिन वहां पर क्या है? इरोजन हुआ है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हुई है। ये अधिक हानिकारक है क्योंकि इसमें मिट्टी की सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाती है। देखिए ये वाला जो इरोजन है शीट इरोजन, इसमें जो सॉइल की टॉप लेयर है जो अधिक उर्वर है, फर्टाइल है, वो पूरी की पूरी वॉश ऑफ हो जाती है। तो इसलिए ये ज्यादा डेंजर होता है, हानिकारक होता है परत अपरदन। तो सेकंड परत अपरदन यहाँ पर हमारा खत्म होता है। इसमें बस यही बताया गया कि प्लेन एरिया में होता है, पूरी की पूरी टॉप लेयर ऊपर से बह जाती है, फर्टिलिटी सॉइल की खत्म हो जाती है। अवनालिका अपरदन यानी गली इरोजन कैसी होती है? अवनालिका अपरदन तीव्र ढालों पर होता है और वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे खंडों में बांट देती है। देखिए जो तीव्र ढाल होता है, जो ऐसे खड़ा स्लोप होता है, उन ढालों पर जो बिल्कुल खड़ी जो हमारा स्ट्रिप होती है उन ढालों पर शीट इरोजन होता है। जब ऐसे खड़ी ढालों पर होता है तो जो बारिश का पानी यहाँ पर एकदम भारी बारिश का पानी यहाँ पर आता है तो उससे क्या हो जाता है कि
ऐसे क्रैक्स पड़ जाते हैं जमीन के अंदर, और धीरे धीरे ये क्रैक्स क्या होते हैं, चौड़े होते चले जाते हैं, मतलब अवनालिका बन जाती है, गली बन जाती है। तो भारी बारिश के कारण ये जो अलग अलग जो क्रैक्स पड़ गए, धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा ये क्रैक्स बहुत चौड़े हो जाएंगे, जैसे गली होती है। तो इसलिए इसको अवनालिका यानी गली इरोजन कहा जाता है। ये क्या करती है, देखिए जैसे पूरी एक लैंड है, यहाँ पर एकदम से बारिश मतलब बारिश का पानी आया, तो यहाँ पर इस पूरी लैंड में क्या हो गया, क्रैक्स पड़ गई। यहाँ से पानी बहकर आया, यहाँ से पानी बहकर आया, यहाँ से आया और यहाँ से आया। तो इस क्रैक्स पड़ने के कारण ये जो सारी लैंड है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये, एक ये, एक ये। इस तरह से जो ये अवनालिका अपर्दन होता है ये तीव्र ढालों पर होता है। जैसे पहाड़ से ऊपर से बारिश पड़ती है तो इस तरह से अलग अलग के क्रैक्स पड़ जाते हैं पूरी लैंड में। तो इस तरह से क्रैक्स पड़ने के कारण ये क्रैक्स चौड़े हो जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। देखिए ऐसी भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। जो अवनालिका अपर्दन जहां पर होता है, जहां पर गली इरोजन होता है, अनुपयुक्त इसलिए होती है क्योंकि अवनालिका अपर्दन भूमि को क्या है, सॉइल को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देती है, जो कृषि जहां पर सुटेबल नहीं हो पाती। जिस प्रदेश में अवनालिकाएं अधिक संख्या में होती हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति भी कहा जाता है। जहां पर ये जो अवनालिकाएं होती, जो गली इरोजन जहां पर ज्यादा हो जाता है, उस भूमि को क्या कहा जाता है, उत्खात भूमि स्थलाकृति, यानी जो बेडलैंड जो टोपोग्राफी होती है वो उसको कहा जाता है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये अवनालिका अपर्दन वाली भूमि चंबल, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। देखिए खासकर चंबल, जो मध्य प्रदेश में जो चंबल है वहां पर ये गली इरोजन वाली लैंड पाई जाती है। क्योंकि चंबल में क्या है, चंबल किसके लिए जाना जाता है, चंबल डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर, क्योंकि उनको छुपने की जगह मिलती है। अलग अलग जो गली बनती है, इरोजन होता है, अलग अलग मतलब एक तरह से अलग अलग टुकड़ों में सारी जो भूमि है, सॉइल है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह से चंबल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में ये पाई जाती है। मृदा अपर्दन भारतीय कृषि के लिए गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। देखिए इसके बाद हम नीचे वाली लाइन को भी साथ में पढ़ेंगे कि नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों की जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है, जिससे बाढ़ें आती हैं और कृषि भूमि को क्षति पहुंचाती है। देखिए मृदा अपरदन जो सॉइल इरोजन होता है वो कृषि के लिए कैसे हानिकारक होता है। जैसे जो सॉइल इरोजन होता है, मतलब जैसे मान लीजिए पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर बारिश के कारण सॉइल इरोजन होके कहाँ पर आ गया, जो अपने साथ जो फर्टाइल एलिमेंट लेकर आती है, महीन मिट्टी, गाद, कण जो लेकर आती है, वो कहां पर जमा हो जाते हैं, नीचे घाटियों में जमा हो जाते हैं। जिसका कारण अगर यहाँ पर जमा हो गए, मतलब नदियों में अगर वो साथ में बहकर आ गए, तो जो नदियों का जो बेड होता है, जो रिवर बेड जिसे बोलते हैं, वो क्या है, उसका जो वाटर लेवल है वो और ऊपर तक आ जाएगा। क्योंकि जहां से पानी बह रहा है वहां पर क्या जमा हो गया, रेत के कण जमा हो गए, कंकड़ पत्थर जमा हो गए। तो इस तरह से उनकी जल प्रवाह क्षमता घट जाती है। देखिए कोई ये नदी बह रही है, अगर इसमें नीचे ज्यादा मिट्टी जमा हो गई जो पहाड़ों से ऊपर से लाई गई है, तो उसका जो वाटर फ्लो है, जो उसका वाटर लेवल है वो ऊपर तक आ जाएगा। ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर बाढ़ आनी शुरू हो जाएंगी, जो कृषि भूमि को क्षति पहुंचाती। देखिए अगर एग्रीकल्चर एरिया में ज्यादा पानी भर गया तो उसकी जो सारी फसल है वो खराब हो जाती है। तो इसीलिए नदी घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा हो जाने के कारण नीचे रिवर में ज्यादा जो अगर सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, मतलब जो एलुवियल अपने साथ बहाकर लेकर आते हैं, उसके कारण वाटर लेवल हाई हो जाता है, उस वहां पर बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण सारी कृषि भूमि क्या है, उसको क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाता है। देखिए वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। वनोन्मूलन क्या होता है, डिफोरेस्टेशन, मतलब वनों को काट देना। कैसे उसके लिए, अपरदन के लिए प्रमुख कारण है, देखिए पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। जिस एरिया में फॉरेस्टेड जो एरिया होता है, जो पौधों की जड़ें जमीन के अंदर होती है, वो जो मिट्टी होती है, वहां की जो सॉइल होती है उसको जकड़े रखती है। अगर उस पेड़ों को काट दिया जाए तो वहां की सॉइल
क्या है लूज हो जाएगी, मतलब वहां की जो फॉरेस्ट की जो जड़ें हैं वो सॉइल में से निकल जाएंगी। सॉइल लूज होने के कारण जब उस पर बारिश होगी तो वो वॉश ऑफ हो जाएंगी, बह जाएंगी। तो इस तरह से पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां टहनियां गिरकर वे मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती। देखिए अगर फॉरेस्ट एरिया होगा, वहां पर पेड़ होंगे, तो वहां की जो पत्तियां भी गिरेंगी, पेड़ बड़े होंगे, बूढ़े होंगे, तो पेड़ भी कटकर वहां पर मतलब अपने आप टूट कर गिर जाएंगे। तो वो सब मिक्स किस में होते हैं? वो सब मिट्टी में मिक्स होते हैं, सॉइल में मिक्स होते हैं। तो टहनियां पत्तियां गिरकर क्या करते हैं? वो मिट्टी की जो ह्यूमस होता है मिट्टी में, उसकी मात्रा को बढ़ा देते हैं, उसको फर्टाइल कर देते हैं। इस तरह से क्या है, भारत में सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा अति सिंचाई के प्रभाव के कारण लवणीय होता जा रहा है। देखिए इस बात से पहले अगर हम इसको देखेंगे कि वनों अगर डिफोरेस्टेशन होता रहा तो उससे उसके चलते क्या है, मृदा अपरदन अधिक मात्रा में होगा। अगर हम डिफोरेस्टेशन को रोक देंगे, फॉरेस्टेड एरिया अगर ज्यादा हम अपना एक्सपैंड करेंगे तो मृदा अपरदन को रोकने में बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए सेकंड इसमें क्या बताया गया कि अति सिंचाई के प्रभाव के कारण, देखिए हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था, अगर ज्यादा एक्सेस इरिगेशन किया जाए, इरिगेशन मतलब सिंचाई, अगर नीचे से ज्यादा अधिक मात्रा में पानी निकाला जाए, पंप आउट किया जाए, तो उसके साथ साथ जो वहां का जो लवणीय है, जो उसका सोल्ट है, जो सोल्टेड मैटर है, वो भी पानी के साथ कहां पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाली लेयर पर आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि सिंचित क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा अति सिंचाई के प्रभाव से लवणीय होता जा रहा है। देखिए ऊपर अगर पानी के साथ नमक आएगा और जो पानी है वो कुछ तो जमीन के अंदर चला जाएगा वापस, कुछ क्या है सनलाइट की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा और बचा वहां पर क्या, सिर्फ नमक बचा। तो इस तरह से अति सिंचाई के कारण यानी ज्यादा एक्सेस में जब इरिगेशन होता है उसके कारण भी जमीन कैसी होती चली जाती है, उसमें सैलिनिटी बढ़ती जाती है, सॉल्ट की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है और मृदा के नीचे संस्तरों में जमा नमक धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को खत्म कर देता है। देखिए मृदा के नीचे यानी जो निचले वाले जो वाटर टेबल है, नीचे वाले जो एरिया में पानी जमा होता है, यानी जो होरिजन, नीचे वाले होरिजन यानी जो संस्तर होते हैं, मैंने आपको संस्तर बताए थे, ए संस्तर यानी ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन नीचे पाई जाती है पेरेंट रोग। तो नीचे वाले जो होरिजन होते हैं उसमें जो नमक होता है, जब हम ज्यादा इरिगेशन करेंगे, ज्यादा नीचे से पानी निकालेंगे तो उसके साथ साथ वो नमक भी क्या है, ऊपर वाली परतों पर आकर जम जाएगा और फर्टिलिटी को खत्म कर देगा, यानी उर्वरता को खत्म कर देगा। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। देखिए जो हम केमिकली जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं खेतों में, खेतों की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए, लेकिन उससे क्या होता है, उस टाइम पर तो फसल अच्छी हो जाएगी, फसल अच्छी बिक जाएगी, लेकिन उस जमीन की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती जाएगी और वो अनुर्वर होती जाएगी, स्टेराइल लैंड होती जाएगी। तो इस तरह से जो रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं खेतों में, उसके कारण भी मृदा क्या है, धीरे धीरे मृदा का क्या है, ह्रास होता जा रहा है, उसकी फर्टिलिटी खत्म होती जा रही है। देखिए लास्ट हमारा आता है मृदा का संरक्षण करना, यानी कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। क्यों सॉइल का कंजर्वेशन करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए? देखिए सोइल का कंजर्वेशन यानी जब सोइल का इरोजन होता है उसमें काफी हद तक मानव भी इंक्लूड होता है, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा भी सोइल का इरोजन किया जाता है। जैसे फॉरेस्टेड एरिया को वो काट लेता है, फॉरेस्ट को काटने से वहां पर सोइल इरोजन हो जाता है। तो ह्यूमन बींग्स अगर सोइल को इरोजन कर रहे हैं, सोइल का इरोजन कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स के द्वारा सोइल का कंजर्वेशन भी होना चाहिए, जिस तरह से दोनों में क्या है बैलेंस बना रहे, यानी मृदा अपरदन के साथ साथ अगर हम सोइल का कंजर्वेशन करेंगे तो काफी अधिक मात्रा में सॉइल को फर्टाइल हम रख सकते हैं। तो इस तरह से मृदा संरक्षण एक विधि है। देखिए जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हम उस अर्थव्यवस्था को प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना भी हम अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें इसलिए ये बताया गया कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जा सकती है और मिट्टी के अपरदन अपक्षय को रोका जा सकता है और मिट्टी का निम्नलिखित दिशाओं को सुधारा जा सकता है। देखिए सॉइल कंजर्वेशन कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इसमें
सॉइल अगर कंजर्व होगी, अगर हम उसको प्रिजर्वेशन उसका करेंगे, कंजर्वेशन उसका करेंगे, तो उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो बनी रही, मतलब बनाए रखी जा सकती है और मिट्टी की अपरदन अपक्षय को रोका जा सकता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशा, जो उसकी डिग्रेडेशन जो पोजीशन मिट्टी की हुई है, उसको भी वापस से अपग्रेडेशन करा जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। कैसे हम सॉइल का कंजर्वेशन करेंगे? देखिए, पहला काम हम क्या करेंगे कि ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। जो फॉरेस्टेड, जो पहाड़ी एरियाज में जो कृषि की जाती है, जहां पर इस तरह से ढाल होते हैं, तो इस ढाल वाले एरियाज पर जो खेती की जाती है उसको रोकना। देखिए, इस ढाल पे जब हम खेती करते हैं और जब यहाँ पर उस खेत में हम पानी देते हैं, यानी सिंचाई जब यहाँ पर होती है, तो इस वाली लैंड का जो सारे न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं वो पानी के साथ बहकर कहाँ आ जाते हैं? नीचे वैलीज में आ जाते हैं और वो लैंड जो है फर्टाइल नहीं रहती। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना। अगर खेती को नहीं रोका जाए, मतलब अगर यहाँ पर जो इंसान रहते हैं उनके पास प्लेन एरिया नहीं होता, केवल ऐसा स्लोप वाला एरिया होता है, तो उनको खेती करनी, क्योंकि उनको क्या है, अपना पेट भरना है। तो इस तरह से इन एरियाज में अगर वो खेती करेंगे तो किस टाइप से वो खेती करेंगे? वो सीढ़ी नुमा, मतलब जिस तरह से यहाँ पर इस तरह से खेत पर मतलब लाइन बना ली, फिर इस तरह से बना ली, फिर इस तरह से बना ली, तो इस तरह से एक सीढ़ी नुमा उसको क्या है, खेती करनी पड़ेगी, जिससे जो न्यूट्रिएंट है, और यहाँ पर अगर वो मेढ़े बना दे, एक दीवार की तरह से अगर वो बना दे, तो अगर यहाँ पर हम पानी देंगे तो केवल यहाँ पर वो न्यूट्रिएंट इधर ही रह जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो इस तरह से इन एरियाज में खेती सीढ़ी नुमा करनी चाहिए, ताकि खेती भी हो जाए और जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो भी बहकर ना जाए। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं करना चाहिए। देखिए, जिसका ढाल ज्यादा होता है, जिन भूमियों का, जहां पर अगर हम ऊपर से पानी गिरेंगे और वो पानी सीधा नीचे आएगा, तो उन भूमियों पर क्या है, 15 से 25% जिसका ढाल होता है, उन भूमियों पर कृषि नहीं करनी चाहिए। अगर कृषि करेंगे तो वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाएंगी। अगर यहाँ खेती करनी है तो सीढ़ी नुमा खेत बनाकर लेनी चाहिए। देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर खेती करनी है, क्योंकि इन एरियाज में जो स्लोप वाले एरियाज हैं, इन्हीं एरियाज में लोग यहाँ पर खेती करते हैं। अगर खेती करनी है तो हमें सीढ़ी नुमा खेत बनाकर यहाँ पर खेती करनी होगी। देखिए, भारत के विभिन्न भागों में अति चराई ने भी भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया है। देखिए, अति चराई मतलब जो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, जहां पर जैसे फॉरेस्टेड एरिया में ग्रामीण लोग क्या करते हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, जो वो भेड़ बकरी गाय भैंस जो पालते हैं, उनको फॉरेस्टेड एरिया में खुला छोड़ देते हैं। तो इसलिए अति चराई के कारण भी क्या है, वहां पर प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित करते हैं, क्योंकि वहां पर चलते, जैसे पशु वहां पर चलते हैं, तो उनकी खुरों से वो जमीन क्या है, ऊपर की तरफ उखड़ जाती है, और ढीली होने के कारण क्या है, जो जब बारिश होती है तो टॉप लेयर्स बह जाती है। तो ग्रामवासियों को इसके दुष्परिणाम से अवगत करा के नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रूरल एरियाज में जाकर उन लोगों को, रूरल एरियाज के लोगों को समझाना चाहिए कि वो इस तरह से अति चराई ना करें। मतलब एक जैसे जो अनयूज लैंड पड़ी है, जिसका यूज नहीं होता, उस लैंड को वो पेस्चर लैंड में कन्वर्ट कर दे और वहां पर अपना ग्रेजिंग ग्राउंड बनाए और वहीं पर अपने पशुओं को चराए। तो इस तरह से रूरल एरियाज के लोगों को ये समझाना चाहिए कि पूरे फॉरेस्टेड एरिया में इस तरह से अपने पशुओं को ना चराए। तो इस तरह से अगर हम उनको ये दुष्परिणाम के बारे में बताएंगे, तो इससे क्या होगा कि भारत के विभिन्न भागों में जो अति चराई हो रही है वो रुक जाएगी। और उससे आगे क्या है कि समुच्चय रेखाओं के अनुसार मेड़बंदी बनाना। देखिए, जैसे खेत होते हैं, उनको क्या, उनके मेड़बंदी बनाना, उसको मेढ़े बनाना खेत के चारों तरफ। समुच्चय रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना। देखिए, जो सीढ़ीदार खेत बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ऐसे सीढ़ीदार खेत बनते हैं, उन पर मेड़बंदी बनाना, यहाँ पर उनकी मेढ़े बनाना, ताकि सॉइल नीचे की तरफ ना बह सके। नियमित वानिकी करना, यानी फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। नियंत्रित चराई करना, यानी जो पेस्चर लैंड है, जो चराई होती है, जहां पर जो ग्रेजिंग ग्राउंड होते हैं, उनको नियंत्रित करना, कि मतलब पशु को इस तरह से खुला ना छोड़ा जाए। आवरण
फसलें लगाना, देखिए आवरण फसलें क्या होती हैं, आवरण फसलें क्या यूज की नहीं होती, जो एरिया खुला पड़ा है उस एरिया के टॉप सॉइल को बचाने के लिए वहां पर अनयूज ऐसे ही कुछ क्रॉप्स उगा देना। तो इस तरह से आवरण फसलें लगाना, ताकि अगर वहां पर फसलें लग गई, यहाँ पर जैसे घास उग गई तो वो भूमि, वो सॉइल क्या है वहीं की वहीं बंधी रह जाएगी, ना तो वो बारिश से हिलेगी ना वो हवा से हिलेगी। मिश्रित खेती करना, देखिए मिश्रित खेती, जैसे हम मिश्रित खेती करते हैं उसमें हमारा फॉरेस्टेशन भी हो रहा है, एग्रीकल्चर भी हो रहा है। तो इस तरह से मिश्रित खेती करना। सस्यावर्तन मतलब रोटेटिंग क्रॉप को रोटेट कर करके लगाना, कभी कौन सी फसल लगा दी कभी कौन सी फसल लगा दी। तो इस तरह से मिश्रित खेती करना, सस्यावर्तन, इनके द्वारा अपरदन को कम किया जा सकता है। देखिए इसके अलावा देखिए जो जिससे अवनालिका अपरदन होता है, तो अवनालिका अपरदन, जहां भी अवनालिका अपरदन शुरू हुआ है, जहां भी धरती में से क्रैक्स पड़ने शुरू हुए हैं उसको वहीं पर रोक देना। जैसे यहाँ पर क्रैक्स पड़े तो उसको यहीं पर रोक देना, यहाँ पर मेढ़े बनाना, इस पूरे एरिया में फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर देना, इस पूरे एरिया को, ताकि फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर पेड़ लगने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिट्टी बंधी रहेगी, ये मिट्टी आगे नहीं बहेगी। जैसे यहाँ से जैसे खड़ा स्लोप है, खड़े स्लोप के कारण यहाँ पर क्रैक्स पड़ गए, तो इन क्रैक्स को आगे ये क्रैक्स और चौड़े ना हो उसके कारण यहाँ पर उसकी मेड़बंदी कर देना, उसको बचा कर रखना। उसके अलावा जैसे एरिड और सेमी एरिड एरियाज है, वहां पर हवा तेज स्पीड से चलती है, ज्यादा स्पीड से चलती है, तो उन एरियाज में जो पवन है वो अपने साथ क्या है, मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो इस तरह से वहां जो खेत होते हैं उन खेतों के चारों तरफ क्या है, यहाँ पर पेड़ लगाना चारों तरफ, ताकि जो हवा का प्रेशर जब पड़े तो उसके साथ इस खेत की मिट्टी साथ में ना बहे। तो इस प्रकार इसको कहते हैं जो रक्षक मेखला होते हैं, मतलब चारों तरफ पेड़ हम जब लगा देंगे तो इस खेत की मिट्टी क्या है, सुरक्षित रहेगी, हवा के साथ नहीं बहेगी। इस तरह से कई और कारण है, जैसे जो अनयूज लैंड पड़ी है उसको ग्रेजिंग ग्राउंड में कन्वर्ट कर देना, जिससे वहां की टॉप सॉइल मिट्टी के साथ और हवा के साथ ना बह सके। इस तरह से जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको इन तरीके से क्या है, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचाकर रख सकते हैं। अगर हम सॉइल को बचाकर रखेंगे तो हमारी क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती रहेगी, सॉइल में प्रोडक्शन अच्छा होगा, और क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आगे जाएगी। इसमें हमने क्या क्या देखा है, देखिए सबसे पहले हमने सॉइल कैसे बनती है वो देखा, फिर सॉइल का हमने क्लासिफिकेशन किया कि एंशिएंट टाइम में किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ, टेक्सचर कलर के बेस पर किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन हुआ। तो इस तरह से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फिर सॉइल का क्लासिफिकेशन किया, हमने वो 8 सॉइल पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से सॉइल को क्या है कंजर्व किया जाए, किस तरह से सॉइल का प्रिजर्वेशन किया जाए। तो इस तरह से पूरा लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।